हेलो मेरे रटोरो, कैसे हो आप लोग। तो आज लेकर के आए हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, क्यूबिकल एक्सपेंशन किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, हीट कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जाने, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी जो होता है वो कैसे ट्रांसफर करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने थ्योरी प्लस इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो ये सारे वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो ऊपर प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए और वहां से जाकर के ये सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 8 पे डिस्कस होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, टू फाइंड कैपिटल के बाय सर्ल अपरेटस। सर्ल अपरेटस ये जो था ना, ये एक अपरेटस जो था, सर्ल अपरेटस क्या एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इसके द्वारा हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, के इज इक्वल टू आपका आया, सॉरी क्यू इज इक्वल टू आया था के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी डिवाइड बाई डी, जहां पे के क्या था आपका थर्मल कंडक्टिविटी था, ए क्या था आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया था जो वायर होते थे उसके, स्मॉल टी क्या था आपका कितनी देर तक आप उसमें हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो उसका वो टाइम पीरियड था, T1 माइनस T2 क्या था आपका। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से अगर इसको गर्म करेंगे तो इधर वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इधर वाले का टेम्परेचर कम होगा, मतलब यहाँ पे थर्मामीटर ज़्यादा राइज करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम राइज करेगा। डिस्टेंस बढ़ने से थर्मामीटर का जो होता है राइज टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा डिक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने पे क्या करता है डिक्रीज करता है, तो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिया था। एक वो हम लोगों ने मैथमेटिकली पढ़ा था के का फॉर्मूला कैसे आता है। लेकिन आज जो ये मेथड है ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इससे जो वैल्यू निकाला गया वो 100% निकाला गया। अब कैसे हो गया, तो आप यहां पर देख रहे हैं ये एक एपरेटस बना हुआ है, ये एक क्लोज चैम्बर है। ठीक है, इस क्लोज चैम्बर के अंदर में हमने ये ए और बी दिख रहा है ना, ये ए बी का क्या है रॉड है, ए बी का क्या है ये रॉड है। ठीक है, मेटल का है ये बना हुआ। अब इस ए बी के ए सिरे को हम लोगों ने स्टीम चैम्बर के साथ कनेक्ट कर रखा है। स्टीम चैम्बर कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से हम स्टीम को पास करवाएंगे, तो जब इसमें कंटिन्यू स्टीम पास होगा तो उसका ये वाला इस साइड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा, रॉड का इस साइड वाला पोर्शन गर्म होता रहेगा। इसके आगे जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक थर्मामीटर है T1, यहाँ पे एक थर्मामीटर है T2, और ये जो कुछ आपको दिख रहा होगा कर्ल टाइप का, स्पाइरल टाइप का, ये आपका कॉपर वाइंडिंग है। ये क्या है आपका कॉपर वाइंडिंग है, और इस दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है T3 और T4, जिसमें से ये T4 जो होता है यहाँ से हम लोग वाटर को इन करवाते हैं, और T3 जो होता है यहाँ से वाटर को आउट करवाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो होते रहता है। अब इसमें जो वाटर फ्लो होते रहेगा तो इस साइड क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को लॉस करेगा, और इस साइड से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो ध्यान से देखो, कहने वाली बात ये है, यही आपका है सर्ल एपरेटस। ठीक है, यही आपका सर्ल एपरेटस। अब इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने क्या किया, जब स्टीम को पास करवाना शुरू किया, तो जब स्टीम को पास करवाना शुरू किया तो क्या देखा, यहाँ पे भी टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी उसका वो फॉर्मूला निकाला जो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाले हुए थे, के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी डिवाइड बाई डी, यानी कि इस दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल डी बोल दिया। ठीक है, और दूसरा केस क्या हुआ कि इस क्यूबिकल स्पाइरल्स जो वाइंडिंग दिख रहा है इसमें उन्होंने कंटिन्यू वाटर को फ्लो करवाया, तो वाटर को फ्लो करवाने की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल करेगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करेगा, क्योंकि ये इस साइड से एनर्जी जा रही है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। लेकिन यहाँ भी इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कुछ न कुछ हीट एनर्जी फ्लो करेगा, वहाँ पर कुछ न कुछ हीट एनर्जी होगी, और वो किसकी वजह से होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से होगी। और दोनों का जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा, मतलब यहां से जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जा रहा है और यहां से जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जा रहा है, वो दोनों अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या रहेगा, इक्वल होगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल कैपिटल के की वैल्यू पता चल जाएगी।
ये पूरा अरेंजमेंट था। अब इसको हमने लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। सबसे पहले टू फाइंड कैपिटल के बाय सर्ल्स एपरेटस, ठीक है। इसमें क्या है, दिस इज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका यूज ही किया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मेटल का हो सकता है। यहाँ पे हमने मान लो आयरन रॉड रखा है, यहाँ पे कोई और रॉड भी रख सकते हैं, लेकिन एपरेटस कुछ इसी तरह से होगा। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या क्या है, हमने कहा ए बी इज अ थिक मेटल बार हुज थर्मल कंडक्टिविटी इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है। ये ए बी है और ये थोड़ा सा मोटा है जिसका हमको थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करना है। द इंड कैपिटल ए यहाँ की बात कर रहा है ऑफ द बार इज हीटेड बाय प्लेसिंग इट इन अ स्टीम चैम्बर। इसको हमने कहाँ पे रखा है, स्टीम चैम्बर में रखा है। ये जो चैम्बर दिख रहा है वो क्या है आपका, स्टीम चैम्बर है। To minimize the loss of heat due to radiation, the bar is covered with felt और some other non-conducting material। इसके चारों तरफ ये जो स्पेस सब दिख रहा है, ये जो स्पेस सब दिख रहा है, इसको हमने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से क्या कर दिया है, फेल्ट कर दिया, मतलब भर दिया हुआ है, ताकि इसका एनर्जी जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर सराउंडिंग और सिस्टम में ट्रांसफर ना हो। फिर क्या लिखा है, नियर द अदर इंड कैपिटल बी, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की कॉपर ट्यूबिंग इज उंड राउंड द मेटल बार, ठीक है। ये जो आपने कॉपर का, ये किस मटेरियल का है, कॉपर का है, और ये ट्यूब है, कॉपर का ट्यूब है जिसको आपने इस पे स्पाइरल वाइंडिंग किया है। वाटर इंटर्स थ्रू द इनलेट आई इन द कॉपर ट्यूबिंग एंड लीव्स थ्रू द आउटलेट ओ, मतलब ये वाला जो है वो क्या है आपका आई है, और ये वाला जो है वो क्या है आपका ओ है। मतलब इस साइड से वाटर इनलेट हो रहा है, इन हो रहा है, और इस साइड से वाटर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा हमने, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द इंट्रेंस इज नोटेड थ्रू विद द थर्मोमीटर T4 एंड एग्जिट विद द थर्मोमीटर T3। मतलब यहां से जो वाटर इंटर किया उस टाइम में इसका टेम्परेचर हमने लिखा T4, और यहां से जो एंट्री किया, एग्जिट किया, उसका टेम्परेचर हमने क्या लिया, T3, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, थ्योरी की। थ्योरी क्या कर रहा है, ये तो हो गया आपका एपरेटस का अरेंजमेंट कैसे किया हमने। अब ये इसकी थ्योरी क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है, एज द इंड कैपिटल ए इज हीटेड बाय पासिंग थ्रू द स्टीम चैम्बर all the thermometer begin to rise the temperature, the steady flow of water is mentioned through the copper tubing। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम इसमें से स्टीम को पास करवाना शुरू किए, तो ये जो आपका मेटल बार है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हुआ। तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसमें टेम्परेचर कम होगा, इधर वाले में और कम होगा। लेकिन इसमें हमको करवाना क्या, स्टडी स्टेट में फ्लो करवाना है। टेम्परेचर का फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी स्टेट में होना चाहिए। तो उस स्टडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए इस वाटर को T4 से T3 की तरफ क्या किया जाता है, पास करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये पोर्शन क्या होता रहेगा आपका ठंडा, और ये पोर्शन होता रहेगा गर्म। तो एक बैलेंस स्टडी स्टेट हीट फ्लो होता रहेगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके अगले टॉपिक में इसी का अगला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, तो इसका फिर और जो थ्योरी पोर्शन है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और अच्छे से फिर एक्सप्लेन करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या कह रहा है, व्हेन द थर्मामीटर विल शो कांस्टेंट रीडिंग इट इंडिकेट दैट द मेटल बार has attained the steady state and the rate of flow of heat through any section, ये सेक्शन है SECTION, सेक्शन of the bar is same, ठीक है। इन स्टडी स्टेट θ1 θ2 is equal to temperature recorded by the thermometer T1 T2 respectively। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका एपरेटस था, याद करो, मैं एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हुआ था, यहाँ पर आपका एक स्टीम सेक्शन था, स्टीम चैम्बर था, यहाँ पे स्टीम चैम्बर था, और इसमें क्या था आपका, ये रॉड कनेक्टेड था, यहाँ पे एक थर्मामीटर था, दूसरा थर्मामीटर, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉपर का वाइंडिंग होते हुए तो कुछ इस तरीके से गया था। तो इसको T1, इसको T2, इसको T3, और इसको हमने क्या बोला था, T4। तो कह रहा है कि T1, T2, T3 और T4 पर स्टडी स्टेट में जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका, θ1, θ2, θ3 और θ4, यानी ये T1, T2, T3, T4
थर्मामीटर है जिसमें टेम्परेचर कितना है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, और यहाँ पे हीट एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है स्टडी स्टेट में जा रही है, स्टडी स्टेट में जा रही है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सर एपरेटस में इस वाटर को इधर से वाटर इन करवाते थे इधर से वाटर आउट करवाते थे, इसको कंटिन्यू क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके भीतर का जो हीट एनर्जी है वो क्या रहे आपका कांस्टेंट रहे, स्टडी स्टेट में रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, लेट कैपिटल ए नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस सेक्शन को हम लोग कैपिटल ए लिए थे, इसको बी लिए थे, तो मान लेते हैं ये जो सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटल रॉड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटल रॉड, इसको मान लिया हमने स्मॉल ए। ठीक है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था स्मॉल डी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2 थर्मामीटर वो कितना हो गया आपका स्मॉल डी। T1 और T2 के बीच का थर्मामीटर का डिस्टेंस कितना हो गया स्मॉल डी। ठीक है, चलिए, तो और Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हीट गेन बाय मेटल बार, इसको हमने मान लिया कैपिटल Q, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल बार, ये कितना है आपका कैपिटल K, और मास ऑफ वाटर, इसको मान लिया हमने स्मॉल है, मतलब स्टेडी स्टेट फ्लो करने के लिए हमने कितना मास ऑफ वाटर फ्लो करवाया स्मॉल एम मास ऑफ वाटर फ्लो करवाया। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय मेटल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिड्यूस्ड बाय मेटल बार, यहाँ से हीट एनर्जी को रिड्यूस किया जाएगा, यहाँ से गेन किया जाएगा, और दोनों क्या है आपका क्यू ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे हीट गेन्ड बाय मेटल बार, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला के ए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी डिवाइड बाय डी, के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी डिवाइड बाय डी, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। एंड हीट लॉस्ट बाय फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे हीट गेन करेगा और यहाँ पे उतना ही हीट एनर्जी को वो वाटर क्या करेगा लॉस्ट करेगा, तो उसमें आपका जो Q इज इक्वल टू होगा वो क्या हो जाएगा MC। ठीक है, टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज्यादा इसका टेम्परेचर कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T4 माइनस T3 माइनस T4, हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर, सॉरी यहाँ T1 T2 नहीं लेंगे क्योंकि टेम्परेचर को हमने θ1 θ2 माना है, तो यहाँ पे θ1 होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे θ2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे θ3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे θ4, तो MC θ3 माइनस θ4 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका के ए θ1 माइनस θ2 इंटू स्मॉल टी डिवाइड बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्मॉल MC θ3 माइनस θ4 इंटू क्या हो जाएगा MC θ3 माइनस θ4। ठीक है, हाँ सही है। लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C क्या है आपका वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ से आपका K निकाल लो, तो K इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे MC D θ3 माइनस θ4 डिवाइड बाई θ1 माइनस θ2 इंटू T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A। इसमें से आपका ये सारा वैल्यू पता चल जाएगा, तो उस मेटल बार की थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी पता चल जाएगी। ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारा, जब किसी मेटल बार का थर्मल कंडक्टिविटी निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा बेस्ट आपका फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को आप एक बार और फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिए और उसके बाद फिर से इसको देखिए, आपको आराम से क्लियर समझ में आएगा हमारा थर्मल कंडक्टिविटी एपरेटस के थ्रू यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। मान लो ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लो कुछ कुछ है, थीटा मान लेते हैं, और ये ऐसे रखा हुआ है स्पेस में, मतलब सराउंडिंग में रखा हुआ है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, लो है। मतलब हमने इसको हीट एनर्जी दे दिया है और इसको गर्म कर दिया, उसके बाद इसको हमने क्या रख दिया, खुले स्पेस में रख दिया है। तो होगा क्या कहानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा, मतलब इससे हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें, सराउंडिंग में, क्योंकि हीट एनर्जी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लो है और इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो हमेशा जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, आपकी हाई टू लो होती है। तो यहां से यहां ट्रांसफर करेगा हीट एनर्जी। अब कहानी क्या है कि यहां पर जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। यही कहता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि इस बॉडी से जो आपका हीट एनर्जी का जो लॉस होने का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी और सराउंडिंग। बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही चीज हमने लिखा है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस between the body and the surrounding provided the temperature difference is small। मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स, मान लेते हैं हम कि लेट अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर इज थीटा एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज थीटा नॉट, देन क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको माइनस दे रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ लॉसेस ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ कूलिंग है ना, तो लॉस कर रहा है, तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा नॉट के। डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, थीटा माइनस थीटा नॉट के, जहाँ थीटा क्या है आपका बॉडी का टेम्परेचर है और थीटा नॉट क्या है आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, इसको मान लिया हमने, या चलो इसको और आगे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, माइनस, इधर फेंक दिया हमने, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे हमने कांस्टेंट के ले लिया, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और ये के किस पर डिपेंड करेगा, के डिपेंड करेगा जो बॉडी होगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल पे। सबसे ज्यादा वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल पे, उस पर डिपेंड करेगा ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये के क्या है आपका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, नाउ मान लेते हैं कि उस बॉडी में, ये जो बॉडी है इस बॉडी में जो आपका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिड्यूस हो रहा है उसके साथ साथ उसका क्या होगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। अगर टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिड्यूस होगा। तो हम लिख लेते हैं, नाउ बॉडी लूजेज इट्स हीट at a small temperature, now body loses heat at a small temperature। कहने का मतलब क्या हो गया कि dq जो होगा वो लूज कर रहा है हीट एनर्जी किस पे, स्मॉल टेम्परेचर डी थीटा, बॉडी लूजेज हीट एट ए स्मॉल टेम्परेचर डी थीटा। अब देखो अगर कोई बॉडी खुद से एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, अपना हीट एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है।
तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। याद करो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जहां पर टेम्परेचर चेंज करता है वहां पर जो मास होता है उस सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और चेंज इन टेम्परेचर होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है, टेम्परेचर। जहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं करता है तो वहां पर हम क्या बात करते हैं, फेज चेंज करता है, जो लेटेंट हीट के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहा है क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर था आपका थीटा और सराउंडिंग का क्या था, थीटा नॉट। तो बॉडी से टेम्परेचर तो लूज हो रहा है, तो हमने कहा कि वो जो टेम्परेचर लूज हो रहा है वो उसमें जो हीट एनर्जी जा रही होगी डी क्यू, वो कितने हीट एनर्जी टेम्परेचर के लिए होगी, डी थीटा टेम्परेचर के लिए। अर्थात डी क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, मास मान लिया उस सब्सटेंस का मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c है और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका डी थीटा। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन, नहीं इसको इक्वेशन सेकंड नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा जो ये इक्वेशन है डी क्यू अपॉन डी टी है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय डी टी। दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दो डी टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएंगे, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम सी डी थीटा अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, एम सी डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो इसको इक्वेशन मान लिया हमने सेकेंड, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का एलएचएस सेम तो आरएचएस विल बी सेम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एम सी डी थीटा बट्टा डी टी इज इक्वल टू स्मॉल के थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, चलो अब क्या होगा, इस थीटा माइनस थीटा नॉट को इधर फेंको, बाकी को उधर फेंको, तो कितने हो जाएंगे आपके, डी थीटा डिवाइड बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के है डिवाइड बाई एम सी, पीछे में माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, के डिवाइड बाई एम सी, और ये जो डी टी बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस तरह का जब भी कुछ दिखेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के बट्टा एम सी, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, dt का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं, याद करो ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन x, उसका फॉर्मूला क्या होता है, log बेस e, और यहाँ पे हो जाएंगे थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाय एम सी, और डी टी को हम मान लेते हैं टी। ठीक है, तो देयरफॉर के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम सी लॉग बेस ई, ये स्मॉल के है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, या छोड़ो हटाओ इसको यहीं पे रहने दो, इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, देयरफॉर लॉग बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर क्या आ गया आपका, माइनस के टी डिवाइड बाय एम सी। अब इसमें से जिसकी भी वैल्यू कहेगी हम लोग एक तरफ करके दूसरे वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि आप एक मान लीजिए हीटिंग बॉडी को एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं। अब हीटिंग बॉडी को एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं तो वो रिड्यूस हो रहा है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। तो उसका जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उसके टेम्परेचर को कुछ और टेम्परेचर लेस होने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कोई एक मटेरियल है, उसका इनिशियली कुछ टेम्परेचर है, तो कितने टाइम के बाद उसका इतना एनर्जी लॉस करेगा, और वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगा वही क्या कहलाता है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहलाता है। यानी यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी लॉग बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई के किस पर डिपेंड करता है आपका, उस बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलो।
तो आज हम लोगों ने टोटल 2 टॉपिक को देखा। पहला टॉपिक हमारा क्या था, सर्ल एपरेटस क्या होता है, उस पर हम लोगों ने स्मॉल कैपिटल के यानी थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइंड करा। दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक आराम से वीडियो में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।